नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व का चल रहा बिंदु जो हिंदी भाषा में हम समास आरंभ कर चुके थे। कौन सा बिंदु आरंभ कर चुके थे? समास। और दोस्तों, आपको पता भी है पूर्व की कक्षाओं में हम समास के प्रकार पढ़ना शुरू कर चुके हैं। समास के प्रकारों को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और समास के प्रकारों में बात की जाए तो देखो, सबसे पहले हम पूर्व की कक्षा में कौन से समास के बारे में जान चुके हैं? अव्ययी भाव के बारे में। किसके बारे में जान चुके हैं? अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास के बाद हम दूसरा समास पढ़ चुके हैं, कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ चुके हैं? कर्मधारय समास। और इसी कड़ी में जो आज हम प्रकार लेने वाले हैं, आज जो प्रकार हमारा शुरू होगा वह कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु, आज का जो नया बिंदु हम शुरू करने वाले हैं वह कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास। समास का तीसरा प्रकार तत्पुरुष समास, इसकी चर्चा हम आज शुरू कर रहे हैं। अब क्या होता है तत्पुरुष समास, किसे कहा जाता है? तो देखो, बेसिक सी बातें इससे संबंधित। यदि आपसे पूछा जाए क्या पदों की प्रधानता, कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो यह कौन सा समास होगा? द्वितीय पद प्रधान समास होगा। कौन सा होगा दोस्तों? द्वितीय पद प्रधान समास। एक बात, पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो ये कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी से संबंधित, क्या इसमें दोनों पदों के मध्य, इसमें दोनों पदों के मध्य एक महत्वपूर्ण बात जो आएगी वह अब लिखने वाला हूँ। क्या? कारक विभक्तियों का, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का क्या रहता है दोस्तों? लोप रहता है। क्या रहता है? लोप रहता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि समास के जो दो पद होते हैं, कौन कौन से दो पद होते हैं दोस्तों? एक होता है प्रथम और एक होता है द्वितीय। तो जो प्रथम और द्वितीय पद, इन दोनों को हम एक साथ लिखे होते हैं। इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो है वह क्या लिखी जानी चाहिए? कारक विभक्ति लिखी जानी चाहिए। क्या लिखी जानी चाहिए दोस्तों? कारक विभक्ति लिखी जानी चाहिए। लेकिन इस समास में क्या होता है? इन दोनों के मध्य लिखी हुई इस कारक विभक्ति का ही क्या रहता है? लोप रहता है। क्या रहता है? लोप रहता है। तो कहने का आशय यह हुआ कि जब हम सामासिक पद का तत्पुरुष समास में, कहने का मतलब जब इस समास में हम समस्त पद का सामासिक विग्रह करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सामासिक विग्रह करते हैं या समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह करते समय क्या करेंगे? विभक्ति पुनः लिख दी जाएगी। विभक्ति को पुनः लिख दिया जाता है। बहुत अच्छे से जानो इसको, विभक्ति को पुनः लिख दिया जाता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि तत्पुरुष समास में महत्वपूर्ण आपको तीन बातें ध्यान रखनी हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखने की है वह क्या है कि यह पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो द्वितीय पद प्रधान समास होगा। कौन सा होगा दोस्तों? द्वितीय पद प्रधान समास होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें बाद वाले पद के अनुसार विभक्तियां होंगी। बाद वाला पद प्रधान होता है, बाद वाला पद मुख्य होता है। दूसरी बात आई, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का क्या रहता है? लोप रहता है। तो जाहिर सी बात है, यदि कारक विभक्ति का लोप रहेगा
तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हम दोनों विभक्तियों के मध्य जो लुप्त कारक विभक्ति थी, दोनों विभक्तियों के मध्य जो लुप्त कारक विभक्ति है उसे पुनः लिख दिया जाता है, उसे वापस से लिख देंगे। यही हमें तत्पुरुष समास में करना है। तो तत्पुरुष समास में यह बात तो समझ में आई कि कारक विभक्ति का लोप रहता है, पर सवाल यह उठता है कि कौन सी कारक विभक्ति का लोप रहेगा। तो ध्यान दीजिए, हालांकि हम पूर्व की कक्षाओं में यह जान चुके हैं कि इस तत्पुरुष समास में 6 कारक विभक्तियों का लोप रहता है। कुल हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता से लेकर के संबोधन तक कुल कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन इन 8 में से हमें कितने काम में लेने हैं? केवल 6 ही काम में लेने हैं। कितने काम में लेने हैं? 6 ही काम में लेने हैं, अर्थात 6 कारक विभक्तियां ही हमें प्रयुक्त करनी होंगी। 6 कौन कौन सी करनी होंगी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। कर्ता और संबोधन, अर्थात एक तो कौन सा? पहला कारक, और एक कौन सा? 8वां कारक। पहले और 8वें को छोड़कर मध्य के शेष रहे 6 कारक नामोल्लेख कर रहा हूँ मैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा कर्म, उसके बाद में आएगा आपका करण, फिर आएगा आपका संप्रदान कारक, फिर आएगा आपका अपादान कारक, उसके बाद आएगा संबंध कारक, और छठा आ जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक। अब ध्यान देना, पहला कारक तो कौन सा हो गया? कर्ता। कर्ता के बाद नंबर 2 पे कौन आ गया? कर्म। कर्म के बाद करण, करण के बाद संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान, अपादान के बाद संबंध, फिर आता है अधिकरण, और अंतिम कौन सा होता है? संबोधन। तो इन 8 कारकों में हम बात करें कि इन 8 कारकों में से जब भी तत्पुरुष समास के अनुसार किसी सामासिक पद का, समस्त पद का समास विग्रह हम करेंगे तो पहला और आखिरी, ये पहला कारक है और ये 8वां कारक है। इन पहले और 8वें अर्थात आजू बाजू के प्रथम और लास्ट वाले 2 को छोड़ करके बीच में रहे ये जो 6 कारक होते हैं, इनमें से किसी न किसी कारक की विभक्ति को हम प्रयुक्त कर लेते हैं, और विग्रह करते समय इन कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। इसी कारण इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य कारक विभक्तियां लिखी जाती हैं, और कारक विभक्तियों का लोप रहने के कारण ही इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो हम अब इसको व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? तत्पुरुष समास की परिभाषा। तो हेडिंग जो आपने डाल रखी है तत्पुरुष समास की, उसकी हम परिभाषा व्यवस्थित लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? जिस समस्त पद में द्वितीय पद प्रदान हो, जिस समस्त पद में द्वितीय यानी कि बाद वाला, द्वितीय अर्थात बाद वाला पद प्रदान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, कारक विभक्ति का लोप रहे, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। वहाँ तत्पुरुष समास होता है। मेरे कहने का आशय यह है मेरे दोस्तों
कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहेगा और प्रधान पद कौन सा होगा? बाद वाला पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? बाद वाला पद प्रधान होगा। फिर इसमें एक नया तथ्य जो हमने अभी अभी जाना, नया तथ्य हमने क्या जाना? देखो, नया तथ्य यह जाना कि इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? कारक तत्पुरुष कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि दोनों पदों के मध्य किसका लोप था? कारक विभक्ति का। और विग्रह करते समय हम क्या करते हैं? विभक्ति को पुनः लिख देते हैं। विभक्ति पुनः लिख देने के कारण ही इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो तथ्य हम क्या जोड़ देंगे? विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहे 6 कारकों में से किसी एक की विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। दो बातें पता चल चुकी हैं बहुत अच्छी सी दोस्तों। अब इसी में एक तीसरी बात हम और जोड़ लेंगे, और वह क्या जोड़ेंगे? विभक्ति का लोप रहने के कारण ही इसे, बहुत अच्छा नाम है ये ध्यान रखना, कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। मेरे कहने का आशय यह है कि दोनों पदों के मध्य कारक विभक्तियों का लोप रहेगा और विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? कारक विभक्तियां पुनः लिख देंगे। तो जो कारक विभक्तियां पुनः लिखेंगे तो इसी वजह से इस विभक्ति का लोप रहने के कारण ही इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाएगा। प्रकार की बात करें तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ समझने का आप प्रयास करें। कर्ता व संबोधन को छोड़कर 8 में से कितने छोड़ दिए दोस्तों? 2। तो प्रकार कितने हो गए? 6। तो हम यह कह सकते हैं कि इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। अर्थात कारकों के आधार पर ही हम क्या करेंगे? इसके 6 भेद कर लेंगे। कुल 8 थे, 8 में से 2 कम हो गए, कर्ता कम हो गया, संबोधन कम हो गया। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ करके ये जो नाम है, ये 6 नाम हैं, ये 6 के 6 ही क्या हो जाएंगे? इसके प्रकार हो जाएंगे। तो इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो आपसे पूछे तो जवाब आपका होगा कि इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक बार आप इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके 6 प्रकारों को एक एक करके पढ़ना आरंभ करेंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रकार। अब यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा? पहला प्रकार कौन सा होएगा? कर्म का। पहला प्रकार कौन से कारक का होगा? कर्म कारक का होगा। जैसे हम बात करें पहले प्रकार की, तो कारक का नाम क्या है? कर्म कारक। और पद कौन सा समास रहे हैं? तत्पुरुष समास। तो पूरा नाम क्या हो गया? तत्पुरुष समास का जो पहला प्रकार है वह क्या आ गया? कर्म कारक तत्पुरुष समास आ गया। कारक तत्पुरुष या तत्पुरुष समास का पहला प्रकार कौन सा आ गया? कर्म कारक तत्पुरुष समास आ गया। मैं इसके कोष्टक में थोड़ी देर के लिए को लिख दूं तो इसका मतलब क्या है वह भी जान लीजिए। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था, एक बात पुनः सुन लीजिए। एक तरफ तो होते हैं कारक और एक तरफ लिखते हैं हम उनकी विभक्ति। कारक और एक तरफ क्या होती हैं? विभक्ति। चंद क्लासों के बाद हम आगे आने वाली कक्षाओं में कारक बिंदु बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
तो कारक में एक तरफ तो जैसे मैंने लिख दिया कर्ता, तो विभक्ति क्या होती है, ने। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, को। तो इस को का मतलब यही है, इस को का मतलब यही है कि यह क्या लिखी गई है, कर्म कारक की क्या लिखी हुई है, विभक्ति लिखी हुई है। और जैसा कि हमारी परिभाषा कह रही थी क्या, कि तत्पुरुष समास में सामासिक पदों का विग्रह करते समय, तत्पुरुष समास में सामासिक पदों का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य कारक की विभक्ति लिखी जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं कि इस समास में विग्रह करते समय, इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य कौन सा पद लिखा जाएगा दोस्तों, दोनों पदों के मध्य को विभक्ति, दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग होगा, को विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ में आया मेरा कहने का आशय क्या है, कोष्टक में को क्यों लिखा था, क्योंकि हमारे पास जो भी दो पद प्राप्त होंगे, प्रथम पद और दूसरा पद हमें जो प्राप्त होगा, उन दोनों के मध्य हम विग्रह में क्या लिख देंगे, केवल को लिख देंगे। जैसे शब्द आता है, उदाहरण की बात करें हम, जैसे मैं लिखूं नेत्र सुखद, अब हमारे पास शब्द आ गया नेत्र सुखद, एक पद है नेत्र, दूसरा है क्या, सुखद। और समास का विग्रह क्या क्या कह रहा है, इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य क्या लिखा जाएगा दोस्तों, को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, को लिखा जाएगा। तो बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, नेत्रों को सुखद, नेत्रों को सुखद। सुखद का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुख देने वाला, सुख देने वाला। देखो सुख में आगे लगा हुआ है दे प्रत्यय, दो प्रत्यय होते हैं, यह आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ, एक तो जय और एक दे। ये किसी भी शब्द के आगे यदि जोड़ दिए जाएं तो ध्यान रखना, जय जहाँ भी जुड़ा होता है, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और दे का अर्थ होता है देने वाला। दे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देने वाला। उदाहरण समझिए, जैसे जल शब्द है हमारे पास, कौन सा है, जल, और जल के आगे हम लिख देंगे जय, तो शब्द क्या बन गया, जलज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है दोस्तों, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। यदि ऐसे ही मैं जल शब्द के आगे दे प्रत्यय लगा देता हूँ, तो दे का अर्थ क्या होता है, देने वाला, अर्थात जल देने वाला, जिसे आप बादल कहते हैं। तो ऐसे आप पर्यायवाची भी बना सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में पर्यायवाची बिंदु दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी आप यह बात समझ सकते हैं। पर्यायवाची कोई रटने और नियमों की कहानी नहीं, पर्यायवाची आप खुद पढ़ते हैं, स्वयं को तैयार करने पड़ते हैं। रोजाना के 10, 15, 20 जो भी हमारी क्षमता होती है, उसके अनुसार हम इनकी संख्या बढ़ाया घटा सकते हैं। तो यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो हम हमारे अब शब्द पर चल रहे हैं। तो हमारा शब्द क्या था, सामासिक पद क्या था, नेत्र सुखद, अर्थात नेत्रों को सुख देने वाला। जैसे आए शब्द आ गया वन गमन, तो विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, वन और गमन, ये तो दोनों पद हैं, दोनों के मध्य क्या लिखना था, को। दोनों के मध्य क्या लिखना था, को लिखना था। जैसे कृष्णार्पण, तो कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, यह बहुत अच्छे से समझिए हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला है। जैसे
मरणासन्न, तो विग्रह क्या हो जाएगा, मरण को आसन्न। दोस्तों आपको मैं ये उदाहरण याद करने के लिए नहीं कह रहा, मेरे कहने का आशय केवल इतना सा है कि कर्म कारक तत्पुरुष समास में यदि आप किसी सामासिक पद का विग्रह करते समय ध्यान यही रखेंगे कि दोनों पदों के मध्य क्या लिखा जाएगा, को पद का या को विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे और हमारा कर्म कारक तत्पुरुष समास बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह तत्पुरुष समास का जो, ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, इस 6 भेदों में से, इन 6 भेदों में से ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास 6 भेद आए थे जिनके बारे में हम जान चुके हैं, कौन कौन से, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इनके 6 के 6 भेदों में पहले प्रकार की चर्चा हम आपके सामने रख चुके हैं, कर चुके हैं। इसे एक बार देख लीजिए गौर से, फिर हम चलते हैं अगले प्रकार पर। दूसरे प्रकार की हम चर्चा करेंगे। कर्म कारक तत्पुरुष समास के बाद दूसरा प्रकार तत्पुरुष का भेद है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष के भेदों की। हम बात किसकी कर रहे हैं, तत्पुरुष के भेदों की बात कर रहे हैं। तत्पुरुष के भेद की बात कर रहे हैं। और तत्पुरुष के भेद में ध्यान देना, दूसरा प्रकार में लिखने वाला हूं आपके समक्ष, वह है करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास, और इसके कोष्टक में लिखूंगा दोस्तों मैं से। क्या लिखूंगा, से। सवाल यह उठता है वही जो पूर्व में था, जो अभी अभी मैंने यहाँ भी किया कि को क्यों लिखा, तो यही लाइन पूरी की पूरी एज इट इज आएगी। को की जगह क्या लिख देंगे, से लिख देंगे। अर्थात इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी, से विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपके जहन में आने वाले प्रश्न को मैं भांप चुका हूँ, समझ चुका हूँ। आप यह कह रहे हैं कि सर करण कारक की विभक्ति तो से होती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, और एक और कारक आता है कौन सा, अपादान, और अपादान की विभक्ति भी क्या होती है, से। इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, यदि के द्वारा के अर्थ में अर्थात साधन या माध्यम के अर्थ में कर्ण का प्रयोग होगा विभक्ति से, और यदि दो संज्ञा या सर्वनामों में एक से दूसरे को अलग किया जाए या फिर तुलना का भाव होगा, और अलग करने या तुलना करने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग हो जाता है मेरे दोस्तों, तो वहाँ अपादान कारक होगा। याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखो, ऐसे अलग, ऐसे अपादान, ऐसे ही कैसे कर्ण, कैसे के द्वारा, यानी कि से का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में हो, से का प्रयोग माध्यम के अर्थ में हो, से का प्रयोग साधन के अर्थ में हो, तो के द्वारा, कै करण कारक। और यदि से का प्रयोग अलग करने के लिए होता है, अलग करने के अर्थ में होता है, तो उस स्थिति में आप कहेंगे अपादान कारक। अब आपका भ्रम दूर हो चुका है, तो हम इसका तथ्य लिख देंगे, और इसका तथ्य कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या कि इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से, या आप लिख सकते हो के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। जैसे हम कहें ईश्वर प्रदत्त
ईश्वर प्रदत्त। हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं। क्या? जैसे मैंने कहा, जैसे ईश्वर प्रदत्त, तो एक तो है हमारे पास ईश्वर पद और दूसरा क्या है? प्रदत्त पद। तो दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय क्या लिख देंगे? दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय क्या लिख देंगे? से या के द्वारा। तो मैं यहाँ लिखूंगा से। तो विग्रह क्या हो जाएगा? ईश्वर से प्रदत्त। ईश्वर से प्रदत्त जैसे आता है तुलसी कृत, तो यहां पर क्या लिखोगे? तुलसी के द्वारा कृत। तुलसी के द्वारा कृत शब्द आ जाए रत्न जड़ित, विग्रह क्या हो जाएगा? रत्नों से जड़ित। शब्द आ जाए दयार्द्र, तो विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? दया से आर्द्र। दया से आर्द्र। कहने का मतलब यह हुआ, कहने का आशय यह हुआ कि करण कारक तत्पुरुष समास में दोनों पदों का विग्रह करते समय या समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों के मध्य से या के द्वारा विभक्ति का हम प्रयोग कर लेंगे। यह आपका तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार था। यह आपके तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार था? दूसरा प्रकार था दोस्तों। इसे आप एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे अगले प्रकार पर। अब हमारा जो तीसरा प्रकार आएगा, तीसरा प्रकार कौन सा आएगा दोस्तों? आप यहाँ से देखो, कर्म हमने पढ़ लिया है, कर्ण हमने पढ़ लिया। अब आएगा कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष का। कौन सा आएगा? संप्रदान कारक का। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब आगे क्या? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो हमारा जो तीसरा प्रकार का समास है वह हो जाएगा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। और इसके लिए हम विभक्ति कौन सी लेंगे? संप्रदान की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? के लिए। बेसिक सी बात, यहाँ तथ्य लिख देंगे क्या? विग्रह करते समय, विग्रह के समय दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य के लिए, दोनों पदों के मध्य के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोनों पदों के मध्य के विभक्ति का प्रयोग, के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखना था। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास यही तो कह रहा है कि जहाँ भी संप्रदान कारक तत्पुरुष समास होगा तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? संप्रदान के लिए। अर्थात दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय हम कौन सा पद लिख देंगे? के लिए पद लिख देंगे। कौन सी विभक्ति लिख देंगे? के लिए विभक्ति लिख देंगे। जैसे हम इसके उदाहरणों की बात करें दोस्तों, जैसे एक उदाहरण हम इसकी पूर्व की कक्षाओं में परिचयात्मक रूप से भी जान चुके हैं। शब्द आता है हवन सामग्री। तो विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री हो जाएगा। जैसे शब्द आता है विद्यालय। शब्द क्या आता है? विद्यालय। तो आप क्या कह सकते हो? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। शब्द आता है जैसे रसोई घर। शब्द क्या आता है दोस्तों? रसोई घर। तो विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई
के लिए घर। क्या आ जाएगा? रसोई के लिए घर। क्या आ जाएगा? रसोई के लिए घर। शब्द आता है जैसे गुरु दक्षिणा। शब्द क्या आता है दोस्तों? गुरु दक्षिणा। तो विग्रह क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। शब्द क्या आ जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। मेरे कहने का आशय यह है, आप इन तीनों प्रकारों को पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कर्म कारक तत्पुरुष लिया, तो कर्म कारक तत्पुरुष में और कुछ नहीं नई चीज़। सबके मध्य हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? को विभक्ति का प्रयोग किया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? को विभक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद हमने जाना करण कारक तत्पुरुष। तो देखो, से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संप्रदान कारक में अभी अभी हमने देखा कि सब जगह हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग हम यहाँ करते चले जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि आपको तत्पुरुष समास में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास दोनों पद दिए हुए होंगे, उनमें से आपको उनके मध्य इन 6 में से किसी एक कारक की विभक्ति का सही प्रयोग करना है और हमारे पद का समास विग्रह कर लेना है। यह बात बहुत सरल है, समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। फिर मैं चलूँगा इसके अगले प्रकार पर। एक बार आप इसे गौर से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रकार की। अगला प्रकार कौन सा होगा? देखो, संप्रदान के बाद अगला प्रकार कौन सा आएगा दोस्तों? अपादान आएगा। कौन सा आएगा? अपादान आएगा। तो चलो हम अब बात करते हैं अपादान कारक की। तो अपादान कारक तत्पुरुष समास अर्थात हमारे समास का चौथा प्रकार, तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान, और अपादान में वही विभक्ति आएगी यहाँ, कौन सी? से। लेकिन से का प्रयोग किसके अर्थ में होगा दोस्तों? अलग या तुलना करने के संदर्भ में से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ए अर्थात अपादान, ए यानी अलग होना। यदि से विभक्ति का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में होता है, यदि से विभक्ति का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में होता है, माध्यम या साधन के अर्थ में होता है, तो उस स्थिति में आप क्या कह दोगे? कि करण कारक है। लेकिन यदि से विभक्ति का प्रयोग अलग करने या तुलना करने के संदर्भ से होता है, तो आपका जवाब सदैव क्या होगा? क्या होगा? अपादान कारक होगा। और समास की बात करें तो अपादान कारक प्रकार किसका? तत्पुरुष का। तो जोड़ देंगे अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसके हम तथ्य में लिख भी सकते हैं क्या? कि विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों? से विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी का करेंगे? से विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे इसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिखूं पाप मुक्त, पाप मुक्त। दो पद हैं, पाप और मुक्त। अब अलग करने के संदर्भ में आ रहा है, तो पाप विभक्ति से और दूसरा पद क्या लिख दिया? मुक्त। पाप से मुक्त। शब्द आ जाता है देश निकाला। तो विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? देश से निकाला। देश से
निकाला। जैसे आता है पदच्युत, अर्थात पद से च्युत, जिसको हम कह सकते हैं अपदस्थ। क्या कह सकते हैं? अपदस्थ, यानी कि पद से हटा देना, पद से हटा देना। जैसे शब्द आता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। दूरागत, दूरागत, दूर से आगत, दूर से आया है तो उस जगह को तो छोड़ा ही है, तो क्या हो जाएगा? दूर से आगत। तो इन सभी में मैं पुनः कह रहा हूँ, उदाहरण याद करने के बजाय हमें तथ्य को समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय इन सभी पदों में हमने से विभक्ति का प्रयोग किया है। से विभक्ति का प्रयोग दोनों पदों के मध्य किया है, और जैसे ही दोनों पदों के मध्य हम से विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे पास अपादान के अनुसार अपादान कारक तत्पुरुष समास के सामासिक पदों का समास विग्रह उपस्थित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी क्या? एक बार इसे गौर से देख लीजिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं इसी से संबंधित। इसका अगला प्रकार नहीं बताऊंगा, अभी इसी से जुड़ती हुई एक दो बातें हम और जाननी हैं। वो हम जानेंगे क्या? हम जब कारकों की बात करेंगे, सुनिए ध्यान से, जब हम कारकों की बात करेंगे तो कारकों में हर एक कारक के कुछ विशेष तथ्य हम पढ़ते हैं, हर एक कारक के विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो जब अपादान कारक के विशेष तथ्य पढ़े जाते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, और वो महत्वपूर्ण बात कुछ इस प्रकार से होगी। क्या? कि ये विशेष बात बता रहा हूँ जो आपको अतिरिक्त ध्यान रखनी है। क्या? कि भय के अर्थ वाले वाक्य, भय के अर्थ वाले वाक्य, अर्थात भय का जहाँ भी भाव हो, भय का जहाँ भी भाव होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे शब्द आ जाए अश्वभीत, शब्द आ जाए श्वान भीत, शब्द आ जाए गज भीत, शब्द आ जाए भयभीत। भीत यानी डरा हुआ, भीत का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। तो डर के भाव को, भय के भाव को, भय यानी डर, भय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? डर। अर्थात डर के भाव को अभिव्यक्त करने वाले, डर के भाव को अभिव्यक्ति देने वाले जो भी शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं वो कौन से कारक में जाएंगे? वो अपादान कारक में जाएंगे। कौन से कारक में जाएंगे? अपादान कारक में। तो ये विशेष हम किसके पढ़ रहे हैं? अपादान के पढ़ रहे हैं। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? हमें पता है, से होती है। क्या होती है? से होती है। तो हम विग्रह करते समय इसको क्या लिखेंगे? अश्व से भीत, अर्थात अश्व घोड़े से भीत डरा हुआ, घोड़े से डरा हुआ। श्वान भीत अर्थात कुत्ते से डरा हुआ, श्वान से भीत, श्वान से भीत। यहाँ पर यह बात बताना आवश्यक क्यों हुआ? उसकी वजह यह है दोस्तों कि यहाँ पर मोहन को घोड़े से डर लग रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, डर क्यों लगा? घोड़े से लगा। तो हम यह सोच बैठते हैं कि डरने की वजह, डरने का कारण, मोहन किसकी वजह से डरा? घोड़े की वजह से डरा। मोहन किसकी वजह से डरा? कुत्ते की वजह से डरा। मोहन किसकी वजह से डरा? गज अर्थात हाथी की वजह से डरा। तो हम क्या सोचते हैं कि जहाँ डरने का कारण आ रहा है, वजह आ रही है, माध्यम आ रहा है, तो हो न हो यहाँ तो करण कारक तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो ध्यान रखना, हमें इस प्रकार की गलतियों से बचना है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गजभीत, श्वानभीत, अश्वभीत या फिर भय से भीत, सभी के सभी पद आपके
अपादान कारक तत्पुरुष समास में गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे? अपादान कारक तत्पुरुष समास में गिने जाएंगे। दोस्तों यह बात आपके समझ में आ चुकी, तो एक बार इसे गौर से देख लीजिए। फिर इसी के हम दूसरे तथ्य की चर्चा और करने वाले हैं। यह तो कौन सा था? विशेष पहला। यह कौन सा था दोस्तों? विशेष पहला। अब विशेष का दूसरा और देखते हैं। दूसरा क्या है? और दूसरा कुछ इस प्रकार से होगा, अध्ययन आदि का अर्थ। किसका अर्थ है दोस्तों? अध्ययन आदि का अर्थ हो ऐसा शब्द जो किसी से कोई विद्या अध्ययन करने के भाव को अभिव्यक्त करता है। अध्ययन आदि के भाव को व्यक्त किया जा रहा हो, तो ऐसी वाली स्थिति में भी हम अपादान कारक मानते हैं, या अपादान कारक तत्पुरुष समास आपका उदाहरण हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण आता है बहुत अच्छा, इसका परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आचार्याधीत विग्रह क्या हो जाएगा इसका? आचार्य से अधीत, अर्थात आचार्य से अध्ययन किया हुआ। यह बात हमने कहाँ सीखी? कि यह बात हमने आचार्य से अध्ययन की है। जैसे आता है ब्रह्माधीत, है शब्द आता है ब्रह्माधीत, ब्रह्माधीत अर्थात ब्रह्मा से अधीत, अर्थात ब्रह्मा से अधीत, ब्रह्मा से अधीत। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि जब विद्याध्ययन के भाव को अभिव्यक्त करने वाला भी यदि आपको कोई उदाहरण यदा कदा मिल जाता है, तो आप हैरान परेशान न होना, और इन विशेष तथ्यों का ध्यान रखते हुए अध्ययन आदि के भाव को या भय या डर के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भी यदि आपको दे दिए जाते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में आप वहाँ अपादान कारक तत्पुरुष समास ही करोगे। यह अपादान कारक तत्पुरुष समास के इस प्रकार के उदाहरण से अलग है, इस प्रकार के उदाहरण से अलग है, क्योंकि वो हमें ये लगते हैं कि हाँ, यहाँ हमने डरने की वजह देखी, यहाँ पर विद्या अध्ययन का माध्यम बन रहे हैं कि साहब मैंने यह पाठ सीखा, मैंने समास सीखा, गुरुवाधीत अर्थात गुरु से अध्ययन किया, तो ये सीखने का तो गुरु मेरा माध्यम बन रहे हैं। और माध्यम के संदर्भ में, के द्वारा के संदर्भ में या साधन के संदर्भ में सदैव समास कौन सा होता है? करण कारक तत्पुरुष समास होता है। तो कहीं हम यह गलती न कर बैठे, इसलिए मैंने आपके सामने ये समग्र वर्णन रखा कि आपको इस प्रकार के विशेष शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। यह था हमारा दोस्तों कौन सा? चौथा प्रकार। यह कौन सा प्रकार था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का यह कौन सा प्रकार था? तो आप कह सकते हो चौथा प्रकार था। अब आता है हमारा पांचवा प्रकार। अपादान के बाद कौन सा है? आप खुद देख लीजिए। अपादान पढ़ चुके हैं, अब आएगा कौन सा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा दोस्तों? संबंध कारक तत्पुरुष समास। एक बार आप आगे बढ़े हम, उससे पहले इस बात को गौर से देख लीजिए ताकि हम अगले प्रकार की चर्चा करें। देखो, अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, जो पांचवें प्रकार के नाम से भी हम जानेंगे। क्या? संबंध कारक तत्पुरुष समास। और संबंध कारक की विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ध्यान देना, कुछ विशेष चीज बता रहा हूं। एक तो होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी।
लेकिन जब हम समास के अध्ययन से या समास के संदर्भ में इन सब बातों को पढ़ेंगे, समास विग्रह जब करेंगे, तो समग्र हमारे पास जो संपूर्ण 9 विभक्तियां आ रही हैं, 3, 6 और 9, इन 9 में से इन 6 विभक्तियों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यह बात भी जान लीजिए। कोई भी कारक की विभक्ति क्यों न हो, किसी भी कारक की विभक्ति का यदि आपको वाक्य में प्रयोग करना है, किसी पद या शब्द के साथ प्रयोग करना है, तो सदैव याद रखने की बात है कि संज्ञा शब्द के साथ कारक विभक्ति स्वतंत्र या पृथक रूप में लिखी जाती है, अलग लिखी जाती है, और सर्वनाम शब्दों के साथ ये विभक्तियाँ जुड़कर लिखी जाती हैं। तो जो रा, रे, री और ना, ने, नी विभक्तियां हैं, वो सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखी जा सकने वाली विभक्तियां हैं। इनका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के साथ स्वतंत्र नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण से समझो, मैंने लिखा मोहन का भाई, मैं का की जगह की भी लिख सकता हूँ, मोहन की बहन। मैं का की जगह के भी लिख सकता हूँ, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मोहन रा भाई। भाषा ही बदल गई, हिंदी नहीं रही, क्षेत्रीय भाषा आ गई। मोहन रे पिताजी, मोहन री बहन, राजस्थानी भाषा बन रही है, मारवाड़ी भाषा बन रही है, हिंदी भाषा नहीं रह रही, बोलियों में चले जाते। मोहन ना भाई जुड़ता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ने का प्रयोग हम अलग कर सकते हैं, जैसे मोहन ने। और यदि संज्ञा शब्द के साथ ने विभक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर दिया, बिना संबंध बताए कर दिया, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कारक ही बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में ये संबंध कारक नहीं बल्कि कर्ता कारक बन जाता है। कौन सा कारक बन जाता है? कर्ता कारक बन जाता है। कहने का आशय यह हुआ कि संबंध कारक में जब भी किसी समस्त पद का या सामासिक पद का तत्पुरुष समास के अनुसार हम समास विग्रह करते हैं, तो सदैव याद यही रखना है कि हमें दोनों पदों के मध्य केवल इन 3 विभक्तियों को ही प्रयोग में लेना है। का, के, की का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। इनके अलावा किसी अन्य विभक्ति का कोई प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए यह विशेष बात लिख लेते हैं। और कैसे लिखेंगे? संबंध कारक तत्पुरुष समास, और विभक्तियों में कौन कौन सी आएंगी? का, के और की। तथ्य हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य का, के और की, का, के और की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरणों की बात करें दोस्तों, जैसे राजमाता, तो विग्रह क्या हो जाएगा? राज यानी राजा, की माता। यहां पर कौन सा पद उठा लिया हमने? की उठा लिया है। राज्य मंत्री, तो इसका क्या हो जाएगा? राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री हैं। जैसे शब्द आता है मंत्री परिषद, विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? मंत्रियों की परिषद। लेकिन यदि शब्द लिख जाए विधान परिषद,
तो विधान की परिषद नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ मैं और आपको जुड़ा देता हूँ। क्या कि शब्द आपको दे दिया जाए कौन सा, विधान परिषद। विधान परिषद, तो ध्यान रखना इसका विग्रह होता है विधान यानी कानून। तो विधान के लिए परिषद, विधान परिषद का क्या होगा, विधान के लिए परिषद। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है क्या, बलि पशु, और एक शब्द आता है पशु बलि। अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है बलि पशु, बलि पशु, तो विग्रह क्या करोगे, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। लेकिन यदि आपको यही शब्द इस प्रकार से दे दिया जाए क्या, पशु बलि, पशु बलि, तो इसका के विग्रह क्या हो जाएगा, पशु की बलि, पशु की बलि। जैसे शब्द आता है, अब आपको मैं क्रॉस बता रहा हूं कौन सा शब्द कहां अटकेगा। जैसे शब्द आ जाए आपके सामने क्या, रेल यात्रा। दोस्तों शब्द क्या आ गया, रेल यात्रा, तो विग्रह क्या हो जाएगा, रेल से या रेल के द्वारा यात्रा, रेल से या रेल के द्वारा यात्रा। लेकिन आ जाए अगर क्या, रेल भाड़ा, क्या आ जाए, रेल भाड़ा, तो आप क्या लिखोगे, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। इस प्रकार से यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस तरीके से सही जुड़ेगा। एक बहुत अच्छा शब्द और आता है जो अक्सर चर्चा में रहा है, कन्यादान, और हमें पहला ही विकल्प मिल जाता है कन्या के लिए दान। लेकिन दोस्तों सदैव याद रखना, कन्यादान का समास विग्रह होता है कन्या का दान, कन्या के लिए नहीं होता, कन्या का दान होता है, कन्या के लिए नहीं होता, कन्या का दान होता है। जैसे आ जाए शांति दूत, तो विग्रह क्या हो जाएगा, शांति का दूत। शब्द आ जाए जलधारा, तो विग्रह क्या हो जाएगा, जल की धारा। विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, जल की धारा। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि आपको किसी भी प्रकार से किसी शब्द के विग्रह करते समय यह ध्यान रखना है कि कारक की विभक्ति कौन सी जुड़ रही है। जो कारक की विभक्ति जुड़ती है उसी के अनुसार आपको कारक के प्रकार के अनुसार समास को निश्चित कर लेना है। आशा करता हूँ यह भी आपके समझ में आ गया होगा। इसे एक बार गौर से देख लीजिए ताकि हम तत्पुरुष समास के अंतिम और छठे प्रकार की चर्चा कर सके दोस्तों। अब हमारा जो अंतिम और छठा जो समास का प्रकार है तत्पुरुष समास का, वह है दोस्तों क्या, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या होती हैं दोस्तों, में, पर, मध्य, है, ऊपर आदि। तो जाहिर सी बात है हम समास विग्रह करते समय, है, किसी भी समस्त पद का समास विग्रह करते समय, समास विग्रह के समय अधिकरण कारक की विभक्ति लिखेंगे। कौन से कारक की विभक्ति लिखेंगे, अधिकरण कारक की विभक्तियां लिख दी जाएंगी, विभक्तियां लिख दी जाएंगी, विभक्तियां लिख दी जाएंगी। यह ध्यान हमें रखना है। विभक्तियां किसकी लिख देंगे, अधिकरण कारक की विभक्तियां लिख देंगे दोस्तों। कहने का मतलब यह हुआ कि समास विग्रह करते समय हमें अधिकरण कारक की विभक्तियां लिख देनी होंगी। जैसे शब्द आता है, जैसे हम उदाहरण की बात करें,
वनवास, वास यानी रहना, तो विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास, वन में वास। जीव दया अर्थात जीवों पर दया, जीवों पर दया, जीव दया क्या हो जाएगा? जीवों पर दया है। कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में पुंगव है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि हम दोनों पदों में या हम कहें समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य में, पर, में, ये इस प्रकार से अधिकरण कारक समास की विभक्तियों को प्रयोग में ले रहे हैं, अधिकरण कारक के विभक्तियों को काम में ले रहे हैं, तो बेझिझक कह देंगे कि यहाँ अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होगा, यहाँ अधिकरण कारक तत्पुरुष समास यहाँ होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि आपको भ्रमित नहीं होना है। चाहे अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि चाहे आपको कर्म कारक की विभक्ति प्रयोग में लेकर के समास लिखना हो, चाहे कर्ण कारक की विभक्ति काम में लेकर के समास लिखना हो, चाहे हमें संप्रदान या अपादान कारक की विभक्ति लिख करके समास लिखना हो, या संबंध या अधिकरण की विभक्ति लिखकर समास लिखना हो, हर एक स्थिति में विभक्ति चाहे कोई सी भी प्रयोग में लीजिए। देखो जैसे कि हम कर्म कारक की विभक्ति को काम में ले, चाहे कर्ण कारक की विभक्ति काम में ले, चाहे संप्रदान कारक की विभक्ति काम में ले, और चाहे अपादान कारक की विभक्ति काम में ले, या फिर मैं कहूँ कि चाहे संबंध कारक की विभक्ति काम में लें या अधिकरण कारक की विभक्ति काम में लें, है तो सारा तत्पुरुष समास ही। मेरे कहने का आशय यही तो है कि आपको तत्पुरुष समास के कारकों के आधार पर जो प्रकार हैं उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि कारकों के आधार पर जो वाक्य सही बैठ रहा है विभक्ति तो वही लिखी जाएगी, लेकिन प्रकार एक ही होगा, और वह कौन सा होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। अब यहाँ इतने सारे इसके प्रकारों के बाद होता क्या है? मूल भाषा या मूल व्याकरण की बात की जाए तो मूल व्याकरण में इन 6 प्रकारों के अलावा भी तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेद माने जाते हैं। 4 अन्य भेद माने जाते हैं, और वे 4 अन्य भेद कौन कौन से माने जाते हैं? 4 अन्य भेद, और यह है किसके? तत्पुरुष के दोस्तों, तत्पुरुष समास के। आपको मैं केवल नाम बता देता हूं, हालांकि ये इतने महत्व के नहीं होते पर हमें पता होना चाहिए। जैसे एक तो आता है अलुक तत्पुरुष दोस्तों, क्या आता है? अलुक तत्पुरुष। दूसरा आता है आपका उपपद तत्पुरुष। एक आता है दोस्तों नए तत्पुरुष, और अंतिम या चौथा जो आता है वह आता है लुप्त पद तत्पुरुष। क्या आता है? लुप्त पद तत्पुरुष। कहने का मतलब यह हुआ कि तत्पुरुष समास के जो हम 6 प्रकार पढ़ चुके हैं उनके अलावा 4 अन्य भेद और होते हैं, और इनकी हल्की हल्की पहचान की बात की जाए तो आपको मैं मास्टर क्लू दे रहा हूं, कैसे पहचानोगे। अलुक तत्पुरुष का मतलब तो होगा कि कारकों वाले उदाहरण, जो कारकों में हमने उदाहरण पढ़े हैं, यदि उनमें से कोई सा भी उदाहरण दे लेकिन विकल्प यहां से बनते हैं तो कहाँ आएगा? अलुक में आएगा। कौन से में आएगा? अलुक में आएगा। जैसे थानेदार, विग्रह क्या हो जाएगा? थाने का दार। तो संबंध कारक की विभक्ति लिख दी, तो संबंध कारक का उदाहरण है, संबंध कारक तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन हमें विकल्प इन 4 में से मिले तो कौन से में लिखेंगे आप? अलुक में लिखेंगे। उपपद में होता है दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ पद। क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय लगा हुआ
पद होता है, प्रत्यय लगा हुआ पद, जैसे खग, क्या होता है, जैसे खग है, जैसे सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, ख प्लस ज्ञ, खग में गमन अर्थात आकाश में गमन करने वाला, सब कुछ जानने वाला, राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। इस प्रकार के पद दिए जाएंगे जो प्रत्यय के होंगे। प्रत्यय वाला एकमात्र उदाहरण किसमें आता है, उपपद तत्पुरुष में। नए तत्पुरुष में आते हैं नहीं के अर्थ वाले पद। किसके अर्थ वाले आते हैं दोस्तों, नहीं के अर्थ वाले पद, अर्थात ए उपसर्ग के पद, ए या अन उपसर्ग लगा दिया जाए। यहां पर देखो, ए या अन उपसर्ग के पद, जैसे अनजान, असत्य, अनचाहा, अचूक। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ए या अन उपसर्ग लगाकर न या नहीं के अर्थ का कोई पद बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कौन से में शामिल करेंगे, नए तत्पुरुष में शामिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह होता है लुप्त पद। कहने का मतलब पद क्या है, लुप्त है। अब तक तो हम समास में पढ़ते आ रहे थे, तो लुप्त क्या थी दोस्तों, केवल विभक्ति। और यहां पर क्या चीज लुप्त है, पद लुप्त है। अर्थात जब कारक विभक्ति के साथ, जब कारक विभक्ति के साथ पद भी लुप्त रहे, जब कारक विभक्ति के साथ क्या रहे, पद भी लुप्त रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लुप्त पद तत्पुरुष होगा। जैसे दही बड़ा, विग्रह क्या होगा इसका, दही में डूबा हुआ बड़ा। केवल एक उदाहरण से आप इस बात को समझ जाओगे कि कहना क्या चाहा है। लुप्त पद, पद भी गायब। दही और बड़ा हमारे पास दो पद हैं, दही और बड़ा हमारे पास दो पद हैं। में यहाँ है कारक की विभक्ति, लेकिन जो डूबा और हुआ है यह है दोस्तों लुप्त पद। ये क्या है, यहाँ पर लुप्त पद दिए हुए हैं कि जब कारक विभक्ति, कारक विभक्ति तो में देखो लुप्त था ही था, में के साथ डूबा हुआ भी लुप्त था। तो जब कारक विभक्ति के साथ पद भी लुप्त रहे, जब कारक विभक्ति के साथ पद भी लुप्त रहे, ऐसी स्थिति में होता है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे और उदाहरण आते हैं रेलगाड़ी, रेल पर, फिर लुप्त पद आते हैं चलने वाली, और फिर अंतिम आता है गाड़ी है। वायुयान, वायु में चलने वाले यान। घृतान्न, घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न, घी में पका हुआ अन्न। तो कहने का आशय यह हुआ कि जो तत्पुरुष समास के हम इन 6 भेदों की जो चर्चा कर चुके हैं, कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान और अपादान, तथा उसके बाद संबंध और अंतिम वाला अधिकरण। इन 6 प्रकारों के बाद आपको ये अन्य 4 भेद भी अपने मस्तिष्क में रखने हैं। हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी आपको मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की कक्षा में यह तत्पुरुष समास और इसके सारे भेद हमने चर्चा में लिए, आपको बेहद समझ में आए होंगे। इसके बाद के प्रकार की चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।